अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिज़ा नईम और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंकर पर्सन ताहिर महमूद। और आज हम ट्रांसमिशन में दस्का इलेक्शन के हवाले से ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि आज डस्का में तीसरी बार इंतखाबात हो रहे हैं। जो पहले इंतखाब हुए थे वो पीटीआई के सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह और वो पीटीआई के अली असजद मल्ही और नून लीग के सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह के दरमियान हुए थे। उसके बाद सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह की विफात के बाद नौशीन इफ्तिखार और अली असजद मल्ही में दोबारा इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन जो हुए थे वो 19 फरवरी को हुए, लेकिन इनको कालादम करार दिया गया क्योंकि इसमें जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो गायब हुए और इसके अलावा फायरिंग हुई जिससे जो थे वो 2 जानें भी गई। और आज जो है वो दोबारा इंतखाबात हुए हैं और इंतखाबात का जो आगाज़ था वो सुबह 8 बजे हुआ और पोलिंग का जो अमल था वो ख़त्म 5 बजे हुआ और अब जो है वो गिनती का अमल जारी है। और आपको बताते चलें कि 360 जो थे वो टोटल पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से जो 47 थे वो हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए थे और जो कुल आबादी थी वो 9,23,323 थी, जबकि जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद थी वो 4,94,003 है। हल्के में जो मर्दों की तादाद है वो 2,63,006 है, जबकि खवातीन वोटर्स की जो तादाद सामने आई है वो 2,20,957 है। और कौमी असम्बली के हल्का NA 75 में मर्द पोलिंग स्टेशन की जो तादाद थी वो 106 थी और खवातीन की जो तादाद थी वो भी 106 थी। और जबकि जो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन थे वो 148 थे। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में एंकर पर्सन ताहिर महमूद मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जी ताहिर बताइएगा कि आज क्या लग रहा है कि किस जमात का जो पलड़ा है वो भारी है? जी शुक्रिया शिज़ा। कबलज़ वक्त होगा ये कुछ कहना कि किस जमात का पलड़ा भारी है। अगर हम बात करें, ये देखें, ये डिपेंड करता है टर्नआउट पे। NA 75 में जो सूरत हाल है वो 70% जो आबादी है वो दही है, यानी 70% लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं और 30% के करीब जो आबादी है वो शहरी आबादी है। अगर हम टर्नआउट की बात करें तो अगर देहात में टर्नआउट ज़्यादा सामने आएगा, यानी ज़्यादा लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए देहात में, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जो है वो जीत जाए। और अगर शहरों में या शहरी आबादी में अगर टर्नआउट ज़्यादा रहता है तो इसका बेनिफिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत जाए। लेकिन ये कहना कि ये जीतेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, ये कबलज़ वक्त होगा। अभी रिज़ल्ट्स का आने का सिलसिला कुछ देर में शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ये पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। वैसे लग तो यही रहा है कि ये सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि जब 20 फरवरी को ये इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिल्कुल अरूज पे थी और लोगों का ये रुझान था कि ये हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत आज गिर जाएगी, हुकूमत कल गिर जाएगी और ये धरना भी होगा और ये लॉन्ग मार्च भी होगा, सारा कुछ होगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त इनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और इनके जीतने के चांसेस जो थे वो भी ज़्यादा थे। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो अब सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया है, PDM टूट फूट का शिकार हो चुकी है। लेकिन ताहिर पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान किया था कि वो नून लीग की हिमायत करेंगे, तो क्या आज पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत की या फिर जो नून लीग है वो अपने दम पर ही जीतेगी अगर इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीतती है तो? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसको तो नहीं जुटलाया जा सकता। उनका वोट बैंक है, उनके वोटर भी हैं और वो आज भी हैं। पहले भी कई बार ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, एदाद-ओ-शुमार आप भी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि 1,22,23,00,000 के करीब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट हासिल किए थे 2018 के इलेक्शन में। और अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 1,60,65,00,000 के करीब जो है वो 2018 के इलेक्शन में वोट लिए थे। लेकिन जो वोटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तो हैं, लेकिन ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ इनकी किसी भी जमात की कोई एडजस्टमेंट हुई है या सेटलमेंट हुई है तो उस जमात के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये तो रिज़ल्ट आने पे ही पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका कोई पैचअप हुआ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ये तो जब रिज़ल्ट आएंगे तो उस वक्त ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। अच्छा, तो ताहिर जैसा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात चल रहे थे, तो पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया था जब कि हम जो है नून लीग की हिमायत करेंगे,
या अगर आज पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत की है तो क्या इससे इन दोनों पार्टीज के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो कम होने के चांसेस हैं? देखें जी, इख्तलाफात तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। इनके इख्तलाफात, इनके ये बड़ी पुरानी सियासत है। ये काफ़ी सबसे पुरानी ये सियासी जमातें हैं, आप इनको कह सकते हैं। ये 1971 से लेके तो आज तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके वजूद को कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता और ना इसका वजूद कभी ख़त्म हो सकता है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनकी भी काफ़ी सियासी बैकग्राउंड है। अगर इन दोनों को हम देखें तो इनका सियासी बैकग्राउंड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर इत्तेहाद की बात करें तो ये आपस में हमेशा इकट्ठे उस वक्त होते हैं जब इनको कोई मुश्किल होती है या इन पे कोई मुसीबत आई हुई होती है, तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब सपोर्ट की बात रहेगी कि ये एक दूसरे को इन्होंने अच्छा ताहिर, आपकी बात यहीं से जारी करेंगे, लेकिन पहले अपने नाजरीन को बताते चलें कि डस्का में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो थी वो 62,401 है और खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 28,338 है और मर्द वोटर्स की तादाद 34,063 है। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि डस्का में रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 62,401 है, जिनमें से खवातीन वोटर्स की तादाद 28,338 और मर्द वोटर्स की तादाद 34,063 है। जी ताहिर, तो क्या कह रहे थे आप? अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इनकी जो सपोर्ट है, यानी ये एक दूसरे को इस इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे, तो वो तो सबके सामने खुल के आ गया है सारा कुछ कि ये आपस में टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इनके दरमियान अब कुछ भी नहीं है। ये जो गुब्बारा था पीडीएम का, उसमें से हवा निकल चुकी है। अब तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। अगर इन बातों को दोबारा रिपीट किया जाए या ये कहा जाए कि ये एक पेज पे आ गए हैं या फिर इन लोगों ने इत्तेहाद कर लिया है, देखें उन्होंने इनसे पूछे बगैर सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना। हालांकि इनकी ये आपस में बात हुई थी कि सेनेट का जो चेयरमैन होगा उसके इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा लड़ेगा और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। लेकिन इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं हो सका और किसी ने भी अपने वादे की कोई पासदारी नहीं की, कोई सपोर्ट नहीं है किसी की। अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीती है तो ये इनफरादी तौर पे ही ये जीतेगी, उनके अपने वोट बैंक से जीतेगी। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने उनकी सपोर्ट की है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी सपोर्ट की है। अच्छा, तो ताहिर, जैसा कि आपको भी इस बात का इल्म है कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या कोरोना की इस सूरत हाल के बावजूद जो है ये इलेक्शन करवाए गए, तो क्या ये इलेक्शन इतने ज़रूरी थे कि कोरोना की इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है, इसके बावजूद इलेक्शन हुए? तो अगर इन इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाता 2 से 3 महीने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इतना फ़र्क पड़ता। तो आपके ख्याल में देखें जी, मैं पिछले प्रोग्राम में भी 2 तारीख को गालबन ये 2 अप्रैल को प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये इलेक्शन कभी भी मुलतवी नहीं होंगे। एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जाएगा कि ये 10 अप्रैल को लाजमी तौर पे NA 75 में इलेक्शन होने हैं और वही हुआ। आपके सामने इलेक्शन हुए, वोटर्स घरों से निकले, लेकिन टर्नआउट जो है, अगर टर्नआउट की बात करें तो वो कम रहा। लोगों ने वोट डाले। एसओपीज़ क्या होते हैं उनको कुछ पता नहीं। मैंने ये भी अर्ज़ किया है कि 70% देहाती आबादी है और 30% शहरी है। शहरों में तो हो सकता है कि एसओपीज़ पर थोड़ा बहुत अमल कर लिया गया हो, लेकिन जो देहात हैं वहाँ पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन है ही नहीं कि एसओपीज़ पे अमल हुआ हो और हर बंदा मास्क और सैनिटाइज़र अपना घर से लेके आया हो। जी मैं अपना मास्क पहनूंगा, सैनिटाइज़र लगाऊंगा और फिर उसके बाद जाके मैं वोट डालूंगा। लेकिन मुलतवी देखें, मुलतवी पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये हालात बेहतर होने वाले हैं या खुदा न ख्वास्ता मज़ीद बिगड़ने वाले हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अच्छा हुआ है, जो होना था वो हो गया। इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, अभी रिज़ल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि क्या अच्छा, बनता जो है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन में इकदाम किए गए, तो आप उन इकदाम से किस हद तक मुत्फिक हैं? देखें जी, इकदाम तो बहुत अच्छे किए गए हैं। सिक्योरिटी काफ़ी फुल प्रूफ थी। उसके बाद ये रेंजर्स भी वहाँ पे तैनात थी। तो अगर हम बात करें ये किसी नाखुशगवार वाक़े की, तो वो तो कहीं भी पेश नहीं आया। ना किसी कैमरे की आंख ने देखा है, बस ये खुद ही शोर शराबा करना शुरू हो गए हैं। मोहतरमा सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा ने तो कह भी दिया है कि 1-2 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे धांधली भी हुई है। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम थे जी। बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है NA 75 में। आज कहीं पे भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। 1-2 फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो इलेक्शन जहाँ पे हो रहे हैं उनकी हद से काफ़ी बाहर है। जी तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी इकदाम किए गए वो बहुत
ठीक थे, तो आपका क्या ख्याल है कि जो आज पार्टी हारेगी तो क्या वो पार्टी अपनी हार को तस्लीम देखें करेगी? जी, खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए। जीत और हार जो है वो तो इलेक्शन में इस चीज़ का एक प्रोसेस है, एक हिस्सा है ना। जैसे खेल में एक टीम जीतती है, एक हारती है, तो हारने वाले को अपनी हार जो है वो उसको तस्लीम करना पड़ता है खुले दिल से। तो ये भी अगर इनमें से कोई भी पार्टी हारती है तो खुले दिल से तस्लीम करें। बाकी अगर आप बात करें धांधली की, तो धांधली जो है वो तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि अब पूरी दुनिया में ही उसका शोर उठना शुरू हो गया है। अब देखें यूएसए में जो इलेक्शंस हुए हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने ट्रंप ने जनाब ये शोर मचा दिया था कि धांधली हुई है। तो ये जो बंदा हारता है, जिसमें बर्दाश्त की समझ लें बर्दाश्त कम है, कुव्वत बर्दाश्त जिस बंदे में कम ताहिर, है। अगर इन तमाम इंतजामात के बावजूद भी जो पार्टी हारेगी उसने धांधली का ही शोर शराबा मचाना है, तो फिर इन इंतजामात का क्या फायदा? मतलब अगर इतने इंतजामात करने के बावजूद हुकूमत को यही सुनने को मिलना है कि हुकूमत की तरफ से कुछ किया नहीं गया, कोई इंतजामात नहीं हुए, देखें जी, हमें धांधली इनसे हुई, कुछ तो भी फिर इन लेना देना इंतजामात नहीं का क्या है। फायदा? ये जो कहते हैं ये धांधली हुई है या नहीं हुई, हमें इनसे कुछ भी लेना नहीं देना नहीं है। इंसानी जान की जो कीमत है वो सब चीज़ों से ज़्यादा है, सबसे बढ़कर है इंसानी जान की कीमत। शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया 20 फरवरी की तरह। जैसे वहाँ पे 2 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे, कत्ल हो गए थे फायरिंग की वजह से। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अच्छे इंतज़ामात हैं। हमें सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानियों की जान जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बाकी ये बातें तो इनकी ये सियासत का हिस्सा हैं, ये तो करते ही रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे इंतज़ामात थे। ऐसा कोई वाक़या, खूनी वाक़या कोई पेश नहीं आया, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ताहिर, आपका क्या ख्याल है कि जो जितने भी कारकुनान होते हैं वो पोलिंग स्टेशंस में असलहा ले आते हैं, तो इस असलहा लाने की क्या वजह है? उनको क्यों ये पुरअमन जो माहौल कायम होता है वो उनको क्यों रास नहीं आ रहा होता? देखें ये मरऊब करने के लिए, अपनी जय जयकार करने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए कि नहीं तो हम क्या असलहा दिखाने से ज्यादा जय जयकार होती है उनकी? बिल्कुल होती है। ये एक देखें, ये एक नफसियाती तौर पे जो है ना, ये एक नफसियाती तौर पे होता है। चंद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये असले की नुमाइश करके वो नफसियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे मुतमईन होते हैं जी हम बड़े बहादुर हैं, वो अपने आप को बड़ा सिक्योर महसूस करते हैं। अपने साथ गन्स वगैरह या पिस्टल वगैरह लेके अगर घूमते हैं तो वो अपने आप को बड़ा सिक्योर महसूस करते हैं। तो ये होते हैं इनके ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, इनके नीचे जो अमला होता है, इनमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं और असला जो है उसको साथ लेके घूमते हैं और उसकी नुमाइश करते हैं। जी, तो ताहिर, हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया कि आवाम को ये कहा गया कि आप जो है इस दफ़ा फिर हमें वोट दें और पाकिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाएं। तो आपका क्या ख्याल है कि पिछले 3 इंतखाबात से वहाँ नून लीग है, तो उन्होंने फिर इस बार कहा कि आप पाकिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाएं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमजा की जानिब से ये कहा गया आवाम को? पाकिस्तान की देखें जी तरक्की, अगर इनके इंतखाबी निशान पे मोहर लगाने से अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो मैं भी तैयार हूँ इनके इंतखाबी निशान पे मोहर लगाने के लिए, मैं भी तैयार हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि ये सारे हथकंडे हैं, ये अपनी एक सीट जो है उसको बचाने के लिए या दोबारा से ये शो करने के लिए कि देखें जी हुकूमत ने इतना कुछ किया, वहाँ पे ये धांधली कर दी, सारा कुछ कर दिया और हम फिर भी जीत गए। ये झूठे वादे हैं, ये वादे हैं। वादों की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हैं जो अली असजद मल्ली साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, इन दोनों ने वादे किए हैं। अगर आप वादों की बात करती हैं, नौशीन इफ्तिखार साहिबा का ये फरमाना है कि वो डस्का में यूनिवर्सिटी बनाएंगी, सड़कों की मरम्मत की जाएगी, गैस के जो मंसूबे तकमील के मराहल में हैं, यानी कि जो पूरे नहीं हो रहे उनको पूरा किया जाएगा, और लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो हम वक्त मौजूद होंगी लोगों के मसाइल सुनने के लिए। तो गुजारिश ये है कि लोगों के मसाइल जो हैं वो तो एक जो मुहर्रर है थाने का, जिसको मुंशी आप कह लें अपनी ज़ुबान में, वो तैयार नहीं होता, उस तक पहुंचने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। इन्होंने लोगों के क्या मसाइल सुनने हैं। और मल्ली साहब, अगर आप वादों की बात करें, मल्ली साहब ने भी आज वादे किए हैं जी, उन्होंने भी यही कहा जी सड़कों की हालत हम लोग बेहतर करेंगे। लेकिन फिर भी ताहिर, हमारे जितने भी होते हैं सियासतदान, उन्होंने किसी न किसी तरह तो वोट लेने ही होते हैं हमसे। अगर वो तरक्याती मंसूबों का लालच नहीं देंगे अवाम को तो वो किस तरह वोट हासिल कर पाएंगे? देखिए, तरक्याती मंसूबों का लालच जो है वो तो वो बंदा दे जिसने कभी ज़िंदगी में गवर्नमेंट में आया ही नहीं है, जिसकी पार्टी नहीं है। जैसे कि खान साहब ने बड़े बुलंदो बांग दावे कर दिए थे, उनको पता नहीं था कि वो क्या बातें करने जा रहे हैं और इन बातों पे अमल दरामद करना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम थे, बाद में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी कि हम जो है ना वो तैयारी करके गवर्नमेंट में आते। ये चीज़ उन्होंने बाद में कबूल भी की। और
मल्ली साहब भी यही फरमा रहे हैं कि जी सड़कों की हालत हम लोग बेहतर करेंगे। भाई इनसे ये पूछे, कोई 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, तो इन 3 सालों में इमरान आपने ताहिर आपने कहा कि इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं था कि वो क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या ये कहना गलत है कि जितने भी सियासतदान आते हैं वो इमोशनल होके तब तो बयानियां अपना दे देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, हम रोड भी बनाएंगे, हम स्कूल भी बनाएंगे, लेकिन बाद में उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? नहीं, देखें, ये बातें जो हैं, बातें करना आसान होता है, इन पे अमल दरामद जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अब बातें करने के लिए तो है, इनसे जितनी मर्ज़ी आप तकरीरें करवा लें, इनमें बहुत बहुत ऐसे ज़बरदस्त और अच्छे मुकर्रर हैं कि वो जब बोलेंगे तो आप क्या, मैं क्या, पूरा मुल्क व कौम उनके पीछे जनाब लब्बैक कहने के लिए, जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ऐसे मुकर्रर हैं, हर पार्टी के पास हैं ऐसी बातें करने वाले। लेकिन गुजारिश ये है कि बोलना उतना ही चाहिए जितना बंदा कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर था कि ये इतने बुलंदो बांग दावे ही ना करते, ये कहते जी ठीक है, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक मुखलिस इंसान है, लेकिन वो जिस सिस्टम में आए हैं, जिस सिस्टम को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइड से वो ठीक करते हैं, दूसरी साइड से उसमें फिर बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि तहसील के लिए ट्रामा सेंटर का भी इन्होंने वादा किया कि तहसील के लिए ट्रामा सेंटर बनाएंगे और सीवरेज का मसला हल करेंगे ये मल्ली साहब, और पार्क तमीर करेंगे। पता नहीं 3 साल में कितने पार्क तमीर कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। निकासी आब के लिए ये फरमा रहे हैं जी स्ट्रेटजिक प्लानिंग करेंगे निकासी आब के लिए। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम जिस इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, NA-75 के हवाले से डस्का का जो इलेक्शन हुआ है आज, वहाँ पे अभी तक जो है वो सीवरेज का निज़ाम प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। नाली सिस्टम है वहाँ पे, यानी कि घरों के आगे से जो है वो गंदे नाले छोटे छोटे गुजरते हैं, वहाँ पे ये जो गंदगी। ताहिर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है समर इकबाल भट्टी साहब ने, तो उनसे हम उनकी राय जानते हैं। जी समर इकबाल भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है? समर इकबाल भट्टी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी ताहिर, तो क्या कह रहे थे आप? मेरा ख्याल है समर इकबाल भट्टी साहब को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पे सीवरेज के निज़ाम की इन्होंने बात की है। सीवरेज का निज़ाम जो है वहाँ पे इस वक्त जो है वो घरों के आगे गंदी नालियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे ये सारी गंदगी और गलाज़त जो है वो आती है और उसके बाद वो बह के बड़े नाले में जाती है। बड़े नाले में जाने के बाद वो किसी नहर में या किसी और जगह पे जो है वो उसके साथ मर्ज हो जाती है। तो गुजारिश ये है कि अगर इन्होंने ये सारा कुछ करना होता तो ये पहले भी हो सकता था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने भी ये वादे किए हैं और मल्ली साहब भी कह रहे हैं पार्क भी तामीर करेंगे, निकासी आपके लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग करेंगे। तो देखें क्या बनता है। बाकी डिपेंड तो करता है ये आज के रिज़ल्ट पे। अगर रिज़ल्ट आ भी जाता है तो जो इनको फंड्स वगैरह मिलेंगे कोई तरक्याती कामों के लिए, अगर फंड्स ही नहीं मिलेंगे तो ये दोनों ये क्या करेंगे? ये मल्ली साहब कहाँ से ये अपनी जेब से करेंगे? ताहिर, हमें समर इकबाल भट्टी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जी समर इकबाल भट्टी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो आज डस्का का इलेक्शन हुआ, अब तो पोलिंग भी खत्म हो चुकी है, तो क्या देखते हैं आपके कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए, इसमें पहले वाली भी जो पोजीशन थी उसमें भी पोजीशन 50-50 ही थी दोनों पार्टियों की ना। कि अब पहले जितने हल्कों के सारे रिजल्ट आ चुके हुए थे उनमें ज़ाहिरी तौर पे तो पीटीआई आगे थी, लेकिन बाकी जिन हल्कों की वजह से ये पूरे जिन पोलिंग स्टेशन की वजह से ये पूरे हल्के में री इलेक्शन करना पड़ा, उसमें अभी कंफ्यूजन थी कि उसमें ये कहा जा रहा था कि जी शायद नून लीग के पलड़ा भारी है और ओवरऑल वो बाजी लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी सेकेंडली अभी टर्नओवर भी जो देखा जा रहा था वो मेरा ख्याल है कि इतना नहीं होगा जितना पहले आ रहा था ना। तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, ये रिजल्ट आएंगे तो कुछ सामने आएंगे। जी समर इकबाल भट्टी साहब, आपसे बात जरूर करेंगे। पहले अपने नाज़रीन को बताते चलें कि NA-75 ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है और पीटीआई के 123 वोट हैं और मुस्लिम लीग नून के 40 वोट हैं। पोलिंग स्टेशन 58 से तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ही 123 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। जी पहला जो नतीजा है वो सामने आ चुका है, उसमें जो है अली असजद मल्ही जो है वो कामयाब हो चुके हैं, उनके वोट ज्यादा हैं।
तो क्या कहेंगे आपके जो ओवरऑल रिजल्ट होगा, जो टर्न आउट होगा, वो कौन सी पार्टी का ज्यादा होगा? जी समर इकबाल भट्टी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जो पहला नतीजा है वो सामने आ गया है, जिसमें जो अली असजद मलही हैं उन्होंने 123 वोट हासिल किए हैं, जबकि नौशीन इफ्तिखार को 46 वोट मिले हैं। जो पहले नतीजे में तो अली असजद मलही साहब जो हैं पीटीआई के, वो वोट ज्यादा लेने में कामयाब हो चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है, जो टोटल टर्नआउट होगा वो कैसा रहेगा, कौन सी पार्टी के वोट ज्यादा होंगे? हाँ जी, टोटल टर्नओवर तो मैंने आपको बताया कि जी उतना एक्सपेक्टेड नहीं है जितना लास्ट टाइम था, लेकिन अभी पहले नतीजे से तो कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये तो आखिरी 10 हल्कों में भी, आखिरी 10 पोलिंग स्टेशन का भी नतीजा रहता हो तो उस वक्त की पोजीशन चेंज हो जाती होती है। तो मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन अभी देखते हैं कि जी आने वाला वक्त क्या करता है। लेकिन इस दफा टर्नओवर कम होने का एक रीजन ये भी हो सकती है कि शायद क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में लोगों को मौका नहीं दिया गया अपनी कैंपेन चलाने का, तो कैंपेन का अच्छा खासा फर्क होता है कि जब कैंपेन चल रही होती है तो गर्म जोश भी होता है और एक उसको पता भी होता है कि जी मैंने जाके वोट डालना है। जी समर इकबाल साहब, पहले से कम है। अली असजद मलही साहब ने कहा था कि अगर मैं जीतूंगा तो 100 करोड़ के तरक्याती मंसूबे लेकर आऊंगा। इंतखाबात से 2 से 3 दिन पहले उन्होंने इस चीज का ऐलान किया, तो क्या ये इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? नहीं, ये देखिए, ये तो सियासी चीजें हैं, ये तो वादे तो हर सियासतदान करता है इलेक्शन से पहले कि मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो ये कर लूंगा और मैं वो कर लूंगा। ये तो दोनों पार्टियों की तरफ से होता है। जी ताहिर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भट्टी साहब, बातें करना कुछ और होता है, काम करना कुछ और होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का सिनेरियो पिछले इलेक्शन में भी, मेरा ख्याल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और इस चीज़ को फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया था कि जी ये इलेक्शन कैंपेन जो है इसको बंद कर दिया जाए। तो ये इन्होंने जो बात की है 100 करोड़ रुपए वाली, ये मेरा ख्याल है कोई बरियार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं, कोई ये नुमाइंदे हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने ये बात की थी कि 100 करोड़ या पता नहीं 50 करोड़ रुपए के कोई तरक्याती मंसूबे जो हैं या फंड जो हैं वो लेके आएंगे और यहाँ पे जो है वो काम करेंगे। देखें, अब अगर आवाम अब भी इन लोगों के झांसे में आते हैं, ये जो सब्ज़ बाग आवाम को दिखाते हैं, तो फिर हम तो यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाम को सब कुछ नज़र आ रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन लुटेरा है, किसने मुल्क को कितना लूटा है और कौन मुल्क के लिए क्या कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर वो सिर्फ ये 100 करोड़ रुपए को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, या किसी अगर ये ऑफ़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होती या किसी भी जमात की तरफ से हो, देखें पैसों को सामने रख के अपना जो वोट है उसको आप कास्ट नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी ये पैसे ये हमारे शहर को या हमारे हलके को मिलने वाले हैं, और इन पैसों को सामने रखते हुए हम कहें जी ठीक है जी इस बंदे को वोट दे दें, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। तो मेरी तो ये गुजारिश है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कैंडिडेट ने ये कुछ कहा है, 100 करोड़ रुपये वाली बात की है, तो इनसे तो कोई पहले तो ये पूछे ना कि इन्होंने अब तक किया क्या है, अब तक इन्होंने कितने तरक्याती मंसूबे जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, कितने काम किए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, टूट फूट का शिकार हैं। आप उधर कभी हमारे इलाके में आएँ भट्टी साहब, आपको मैं दिखाऊं, आप कहेंगे जी मैं गाड़ी इधर छोड़ के ना मुझे पैदल जाना मंजूर है। तो ये सारी बातें हैं, अगर लोग अब भी बातों में आते हैं तो फिर लोगों की मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। भट्टी साहब क्या कहेंगे आप ताहिर साहब के इस मौके पे? आप ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब, ये तो यही सिचुएशन मेरे इलाके में भी ऐसी है कि बल्कि लोग समटाइम ये कहते हैं कि भाई अब तो तब्दीली का नारा था और उसके बावजूद भी हालात ये चल रहे हैं। ये असल में सियासतदानों की बातें, इनके नारे बहुत बड़े होते हैं, सब्ज़ बाग जो होते हैं वो बहुत बड़े दिखाते हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है, जो जब वो अपोजिशन में आ जाती है तो उनका काम ही यही रह जाता है कि लोगों को सब्ज़ बाग दिखाना और नारे ऊंचे लगाना, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो भूल जाती हैं। आप पीटीआई गवर्नमेंट के साथ देख लें, इनके साथ भी ऐसा ही है कि इनको अब जब ये फिजिकली मैदान में उतरे हैं, इनको पता चला है कि भाई हमने उड़ाने ज्यादा ऊंची भरी हुई थी जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। अभी आए हैं तो इनको पता चला है कि भैया वो फिजिकली करना हो। जी भट्टी साहब, इक़्तिदार में समझ लें ये जो भी बंदा इक़्तिदार में आता है वो भीगी बिल्ली पता नहीं क्यों बन जाता है, ये कुछ समझ से बालातर है। आप जरा इस पे कोई रोशनी डाल सकते हैं? ताहिर साहब, ये तो देखिए, ये वाला जो मामला आता है ना, जो अभी इलेक्शन के टाइम पे जो बातें हो रही हैं कि जी मैं तरक्याती काम करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये फिर
छोटी चीजें रह जाती हैं। अब आपके जो बड़े मामला है ना जी, वो आपके मुल्क की सलमियत के मामला, आपके मुआशी हालात, ऐसी सारी चीजें जो होती हैं, वो आप अगर देखें ना, तो कोई भी हुकूमत में आने से पहले तो वो प्लान भी बहुत बड़े दे देंगे और बातें भी बहुत ऊंची कर देंगे। इमरान खान साहब का वजारत को भी ये कहना था जी कि मेरे पास समर इकबाल साहब, जब आवाम को पता है कि हमारे सियासतदानों के वादे झूठे होते हैं, तो फिर वो क्यों इन पे जो है वो इत्माद करते हैं? ये अमेठी देखें, ये हमारी कौम सादा सी कौम है, इनको बातों में लाना बहुत आसान होता है। हम लोग अपना माजी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम लोग पिछले 4-4.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ होता है, वो आखिरी 3 महीनों के अंदर हम बिल्कुल भुला के अपना माइंड चेंज कर लेते हैं जी। आप देखें कि इलेक्शन के आखिरी 3 दिनों में जो कैंपेन चल रही है, 3 महीने पहले जो कैंपेन चल रही होती है, उसके अंदर आपके सारे सियासतदान भी जाग जाएंगे, इनको लोगों की खुशी गमी भी याद आ जाएगी, इनको लोगों का उनके घर पर जाके उनका तीमारदारी करना भी याद आ जाएगा, सारी चीजें इनको याद आ जाएगी। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि भाई ये लोग इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले क्यों इतने एक्टिव होते हैं। मतलब कि हमारी आवाम ये सोचती है कि किसी को तो वोट देना है, इसको नहीं तो इसको सही। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन उसमें मेरिट लाजमी होना चाहिए। आपके मैं पहले भी ये बात कहता होता हूँ कि हमारी कौम ने मेरिट कुछ और बना लिया हुआ है। बेसिकली होना ये चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर कुछ 4 या 5 उम्मीदवार अगर इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो वहां पर उनमें से कोई ज्यादा काबिल बंदा कौन, पढ़ा लिखा बंदा कौन है जो मेरे मुल्क का आगे जाके अगर उसकी बागडोर संभालता है, या फिर ऐवानों में बैठकर मेरे आने वाली नस्ल के बारे में कोई अच्छे फैसले कर सकता है। हम लोग ये नहीं देखते। हम लोग ये देखते हैं कि जी जो कोई भी बंदा अगर, तो इसमें से ऐसा कौन सा बंदा है कि जो कल को मुझे अगर कोई कोर्ट कचहरी का काम पड़ता है तो वो कौन निकलवा के देगा, मेरे अगर किसी बच्चे के लिए नौकरी चाहिए तो वो मुझे कौन निकलवा के देगा। बेसिकली हमें मतलब कि अवाम ये सोचती है कि जिनसे उनको मुफादात ज्यादा मिल रहे हैं उस बंदे को वोट दे दो। देखिए, गुजारिश ये है कि भट्टी साहब, बात मुफादात की भी नहीं है। अवाम के जो मुफादात हैं वो तो हम देख रहे हैं 50-60 सालों से कि अवाम को कितने फ़ायदे पहुंच रहे हैं। ये शख्सियत जो होती है ना, ये शख्सियत को भी वोट डालते हैं लोग, शख्सियत को भी वोट पड़ते हैं। आप देखें ये NA-75 की अगर आप देख लें बात, तो ये मुसलसल 2008 से लेके अब तक ये सीट जो थी सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब के फौत होने से पहले तक, ये जो सीट थी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी, या इसी एक ही ख़ानदान के पास थी। यानी तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं। तो क्या अगर 12-13 सालों में इस हल्के के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सके, तो अब इनको ये जो वादे कर रहे हैं, ये लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो वादे कर रहे हैं 13 साल से, तो ये लोग हम पे मुसल्लत हैं। इस हल्के में ये MNA थे 13 साल से, 2008 से लेके ये अब तक ये वहाँ पे स्टैंडिंग MNA थे, इनके ये सारा असर व रसूख था, इनके अंडर था सारा कुछ। अगर इन्होंने 13 सालों में कोई बेहतरी नहीं लाई, तो ये अब जो है 2-3 दिन में ये जो 5-6 वादे किए जा रहे हैं, इन पे कैसे अमल दरामद हो सकता है? ये तो लोगों को चाहिए ना कि लोग इस बारे में गौर करें, इस बारे में सोचें कि जिस बंदे को हम 13-14 साल से आजमा रहे हैं, अगर वो बंदा दोबारा आएगा तो वो क्या करेगा? वो यही कहेगा जी मेरे पास तो, अब देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट अगर वहाँ से जीत जाता है तो उसके पास तो सादा सी यही एक बात होगी कि जी मैं कैसे वहाँ पे काम कर सकता हूँ, जी मेरे पास तो फंड ही नहीं आ रहे, मुझे फ़ंड मिलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चूँकि वफाक में हुकूमत है इसलिए वो मुझे फ़ंड देंगे। उसके बाद जो है ना मैं उस इलाके में मैं वो कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो तरक्की का कोई काम करवाऊँगा। उसके पास तो सीधा सा बहाना है, वो बहाना बना के बैठ जाएगा और जो बाकी रह गए हैं 2-2.5 साल वो गुजार लेगा। जी, तो समर इकबाल भट्टी आपकी बात ठीक है। ये बात, इस बात से आप एक ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यही एक वजह होती है कि जिस वजह से जब भी जिमनी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उसमें ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि गवर्नमेंट का जो कैंडिडेट है उसके विन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसकी यही रीजन होती है जो आप अभी बात कर रहे हैं कि लोगों को ये पता होता है कि जो बंदा इख्तियार में, लेकिन भट्टी साहब यहाँ पे तारीख जो है उसको, तारीख जो है उसको दोहराया नहीं जा रहा। देखें ये पीछे 20 फरवरी से पहले जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए हैं वो बदकिस्मती से अपोजिशन ने जीते हैं। ये जो गवर्नमेंट की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके जो लोग थे वो तो तकरीबन सारे ही हार गए। ये वजीराबाद वाला इलेक्शन भी हार गए, ये कराची वाला इलेक्शन भी हार गए, उसके बाद ये एक और इलेक्शन हुआ था वो भी ये छोटी सीट का था, वो भी ये हार गए।
तो ये गुजारिश ये है कि ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये शख्सियत पे डिपेंड करता है कि ये शख्सियत है, ये बंदा। ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है गवर्नमेंट के लिए। जी मैं अभी अगली बात यही करने वाला था आपको कि ये जो बाकी जो 4-5 हल्कों में जो इलेक्शन हुए, जहाँ से ज्यादातर अपोजिशन की पार्टियों ने इलेक्शन जीते हैं, तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट होते हुए अगर अपोजिशन ने इलेक्शन वहां से जीते हैं, तो यहाँ पे इनको मिल बैठ के सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसी पोजीशन क्या हो गई कि हमारी गवर्नमेंट होने के बावजूद 5 जगह पे अगर इलेक्शन होता है और वहाँ पे 3 जगह से या 4 जगह से अपोजिशन विन कर जाती है और हमें वोट नहीं मिलता। बट साहब सवालिया निशान है ना, पोजीशन है तो आने वाले जनरल इलेक्शन में क्या होगा? अच्छा, तो समर इकबाल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने आज भी तो इकदाम किए ना डस्का के इलेक्शन में, अगर यही जो इकदाम है वो 19 फरवरी को हो जाते, दोबारा इलेक्शन की जरूरत ना आती, तो आज अवाम का जितना पैसा दोबारा जाया हुआ टैक्स का पैसा, वो अवाम का पैसा बच जाता। तो इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ अपना पेश करेंगे? जी देखिए, ये इस हल्के में जो री इलेक्शन हो रहा है और ये पूरे हल्के में जो हो रहा है, ये मैं खुद इसके हक में नहीं था। मेरी अपनी जाती राय ये थी कि ये पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देखें, ये जो मामलात यहाँ पे रखे गए और जिनको रख के इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि जी, आप कह रहे हैं कि पूरे हल्के में इलेक्शन की जरूरत नहीं थी, जबकि जो लीग थी वो ये चाह रही थी कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हो। अगर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन ना होता, सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन में हो जाता, मामला तो वही का वही रहता। मतलब कि जिस पार्टी के अगेंस्ट जो था वो डिसीजन आता, वो फिर वही कहती कि धांधली हुई है। नहीं, ये वो तो देखिए, पहले धांधली वाली जो बातें आ रही वो तो कुछ लेकिन अभी अगर जो री इलेक्शन होना था, जब जिस तरह अभी एक इतनी सिक्योरिटी के अंदर दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन करवाया जा रहा है, अगर यही सिर्फ उन्हीं कोई 19 या 20 पोलिंग स्टेशन में करवाया जाता तो रिजल्ट सामने आ जाने थे। जी ताहिर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने आज भी तो इकदाम किए, अगर यही इकदाम पहले कर दिए जाते तो ज्यादा बेहतर रहता, आज दोबारा इलेक्शन की जरूरत ना पड़ती। देखें जी, पहले इनको एतराज़ था, अपोजिशन जमातों को ये एतराज़ था कि कोई भी इदारा जो है वो इलेक्शन में मुलव्वस नहीं होगा। ये हमेशा इनके मुंह से यही एक ही बात निकलती थी, वो खलाई मखलूक या दूसरी तीसरी बातें निकलती थी कि उन्होंने ये करवा दिया, उन्होंने धांधली करवा दी, ऐसे करवा दिया, वैसे करवा दिया। तो अब चूँकि आज रेंजर्स वहाँ पे तैनात है, उनके अंडर ये सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे किसी ने कोई चूँ ची भी नहीं की। अब तो ये आप देख लें कि उनका क्या लोग कितना एहतराम करते हैं आज भी उनका। आप एक फ़ौजी जो है, पाक फ़ौज का एक जवान खड़ा कर दें, ठीक है, एक पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक जवान खड़ा कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बदनज़मी हो जाए या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए। लोग अभी भी कदर करते हैं, एहतराम करते हैं। तो ये गुजारिश ये है कि ये जो 20 फरवरी को हुआ है उसमें कहाँ था ये सारा कुछ, ये सिस्टम था। तो ये तो अब आज जो वहाँ पे जो इंतखाब हुआ है, दोबारा ये पोलिंग का अमल हुआ है, तो उस पोलिंग के अमल में दोबारा इनको जो है बुलाया गया था रेंजर्स को, इस वजह से जो है वहाँ पे अमनो अमान रहा है। तो ये अब सबके सामने है कि ये कौम जो है, ये कौम क्या, ये जो शरपसंद अनासर हैं, ये लातों के भूत हैं। शरपसंद अनासर, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, ये जो शर फैलाने वाले मतलब अनासर आप ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में रेंजर्स और फौज के बगैर कोई भी काम जो है वो शरपसंद अनासर से नहीं होगा। ये जो शरपसंद अनासर हैं, ये जो अफरा तफरी फैलाते हैं, जो खून खराबा करना पसंद करते हैं, वो लातों के भूत हैं। वो बातों से नहीं मान सकते, उनको लातों से ही मानना। खून खराबा जिनको ये पसंद होता है खून खराबा करना, तो इन लोगों की क्या साइकी होती है, वो ऐसा क्यों करते हैं? देखें जी, बाज़ औक़ात तो वैसे ही हो जाता है ये सारा कुछ, और बाज़ औक़ात बाकायदा इसकी प्लानिंग की होती है कि ऐसे ऐसे करेंगे। अब आप देख लें कि ये जो पेशी होने जा रही थी नैब के ऑफिस में, इस पेशी को क्यों मुलतवी किया गया? इसी वजह से किया गया कि कहीं कोई खून खराबा ना हो, कोई तसादुम ना हो और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इस वजह से। हालांकि इनकी पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ पे जनाब पूरे जत्थे के जत्थे लेके जाएंगे जनाब, और वहाँ पे जाके दावा बोलेंगे और कुछ ना कुछ तो होगा, और उसके बाद वो अफरा तफरी का आलम होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट बदनाम होती है, पंजाब गवर्नमेंट बदनाम होगी, इसमें वफाकी हुकूमत बदनाम होगी। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये इस वजह से भी कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कोशिशें जो हैं, वो इस वजह से भी की जाती हैं। इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में खून इतना सस्ता क्यों है? फायरिंग करने से पहले सोचा क्यों नहीं जाता कि किसी की जान चली जाएगी? और ऐसे जो वाकयात हैं वो हमेशा ही इलेक्शन जब भी होते हैं हमें देखने को मिलते हैं कि फायरिंग होती है, लोगों की जान जाती है।
जी, तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं पहले ताहिर साहब की बात पे एक बात बताना चाह रहा हूँ जी कि जिस तरह ये कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ताहिर साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट की, अपनी जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चीजें जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें गलत हुई है। कि आप देखिए, आप जब जबरदस्ती जाके लोगों से कहेंगे कि जी आप अपोजिशन की कैंपेन ना चलाएं, उनके यहाँ पे पोस्टर्स ना लगाएं, बैनर्स ना लगाएं, और आप उनकी किसी भी जगह पे सपोर्ट ना करें, तो ये चीजें उल्टा आपकी अगेंस्ट जाती है। भट्ट साहब, ऐसा कोई वाकया हुआ है वैसे? आप इस तरह डंडे के जोर के ऊपर आप जाके लोगों से वोट ले लेंगे। नहीं, आपके इल्म में है ऐसा कोई वाकया हुआ है? किसको मना किया गया? खास तो जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, जी बिल्कुल ऐसा हुआ है कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाके अपोजिशन की काफी बैनर्स, उनके पोस्टर्स, वो जाके कुछ फैक्ट्रियों से, लोगों की फैक्ट्रियों से जाके उन्होंने उतरवाया है कि जी ये यहाँ पे नहीं लगने चाहिए। नहीं तो वो तो उनके तो कोई ऐसी दोस्त चीजें होंगे ना। लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। और खास तौर पे जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, कि जो एक तब्दीली का नारा लेकर आए हुए हैं, इंसाफ का नारा लेकर आए हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ अगर कोई अवाम खड़ी हुई है, वो उनकी एक ये तब्दीली वाली सोच और इंसाफ वाली सोच के साथ खड़े हैं। लेकिन जब वो देखेंगे कि जी इनकी तरफ से भी वही सारी चीजें सामने आ रही हैं जो बाकी पुरानी पार्टियों की तरफ से हो रही थी, तो वहां पे वो फर्क खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं भट्ट ये लोग साहब। कैसे आपके ऊपर एतमाद कर सकते हैं? नहीं तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना, जिन्होंने पोस्टर वगैरह फाड़े हैं, जाके बैनर वगैरह उतारे हैं, ये तो इनको सोचना चाहिए था भाई, ये हर बंदा, ये अपनी शख्सी आज़ादी है हर बंदे को इस मुल्क में। कोई भी मौक़िफ़ रख सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो मुल्क के मुफाद के खिलाफ ना हो बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी हर इंसान, देखिए अपोजिशन पार्टी की जो है उसको भी पूरा अपने इलेक्शन की जो कैंपेन करनी है उसका तो पूरा राइट है उसका, और उसके जो बैनर्स हैं वो या उसके झंडे हैं या पोस्टर्स हैं, वो किसी भी जगह पे भट्टी साहब इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। नहीं होना चाहिए। भट्टी साहब, मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उनको देख लें आप। 97 से 98% वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, 97-98% शरह ख्वानदगी है गिलगित बल्तिस्तान में। कोई एक भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ वहाँ पे, कोई एक भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। तो ये तालीम किसने देनी थी इस कौम को? किसकी जिम्मेदारी थी? जो 35 सालों से मुसल्लत है उनकी जिम्मेदारी थी। वो अवेयरनेस देते, शऊर देते, तालीम देते इस कौम को, ना ऐसे वाकयात रूनुमा होते। अब देख लें आप शरह ख्वानदगी, वहाँ पे देख लें, पहाड़ों में जाके देख लें कितनी शरह ख्वानदगी है, और आप यहाँ देख लें पंजाब में देख लें, बाकी दूसरे सूबों। हमारी जो अवाम है वो पढ़ी लिखी जाहिल है, नहीं पढ़ी लिखी है ही नहीं। अगर पढ़े लिखे लोग हों तो वो बड़े अमनो अमान से, डिसिप्लिन से। पढ़ा लिखा जिस चीज को तस्लीम किया जाता है वो तो एक पीस ऑफ डिग्री होता है ना। मतलब यहाँ पे जो दो चीजें आती है, एक तो ये हो गई कि जो आपने बता दिया कि जी ठीक है, जो आपने गिलगित की बात की कि वहाँ पे बाशऊर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हो गए। दूसरी चीज होती है कि अगर किसी भी जगह पे हमारे पास लिटरेसी रेट इतना नहीं है, लेकिन इन केस अगर कोई इस तरह का मामला हुआ भी है, जिस तरह जिसने पहले भी क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे अगर इलेक्शन की कैंपेन के अंदर अगर खून खराबा किया गया है तो वो क्यों हुआ। तो देखिए, ऐसे वाकयात को रोकथाम के लिए या उनको सबक आमूज बनाने के लिए आपका इंसाफ का जो दायरा कार है वो अच्छा होना चाहिए। नहीं भट्टी साहब, ये ऐसे जो मामलात हैं उनमें आप देखिए, इस दफा अभी ये जो एक बेगुनाह के दो बेगुनाह लोग थे जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी दी, अगर उनके साथ पूरा इंसाफ बरता जाए, जो लोग भी इसके जिम्मेदार थे उनको कटहरे खिलाया जाए, उनको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को पता, आने वाले इलेक्शन के अंदर या किसी भी जगह के अंदर किसी को लोगों को पता हो कि भाई इसका अगर कोई भी बंदा इस तरह की हरकत करता है तो उसका खमियाजा भी पूरा। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, गुजारिश ये है, मेरी अर्ज भी सुन लें भट्टी साहब। जो मरकजी मुलजम था उस सारे वाक़े का, डस्के का जो मरकजी मुलजम था जिसने ये सारी फायरिंग वगैरह की, उसके तो जनाब ये तस्वीरें हैं, राणा साहब के साथ उसकी तस्वीरें हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी नून लीग की घुसी हुई है। कैसे उनको सज़ा हो सकती है? वो बंदा तो सामने आ गया कि इस बंदे ने फायरिंग की है, पता नहीं उसका अभी तक क्या कोई मीडिया पे किसी किस्म की खबर नहीं उसकी आई कि इस बंदे के साथ ये हुआ है, इसका कोई ट्रायल जारी है, या इस बंदे को कोई सज़ा हो गई है, इसने कोई फायरिंग करके जो है ना इसने वो कत्ल किया है। कोई चक्कर ही नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं है उसे। ब्यूरोक्रेसी सारी उनकी घुसी हुई है। अभी ये सारी कांट छांट करते हुए भट्टी साहब बड़ा अरसा लग जाना है, शायद कोई 100-200 साल में खान साहब इस मुल्क को ठीक कर दें।
जी समर इकबाल साहब, डस्का इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान से हल्फ लिया गया, तो क्या हमारे इदारों के पास हल्फ ही बचा था सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए? हम तो ऐसी कौम है कि अदालत में जाके कुरान के ऊपर हाथ रख के झूठ बोल देते हैं। तो क्या फिर इस हल्फ से किस कदर इकदाम आज आपको बेहतर दिखाई दिए? जी समर इकबाल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? ताहिर, मेरा ख्याल है कि समर इकबाल साहब हमें नहीं सुन पा रहे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या सिर्फ हल्फ ही बचा था इदारों के पास सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए? देखें जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। जिस बंदे की नीयत ठीक है, जिस बंदे की नीयत साफ़ है, जो सही करना चाहता है, उसका अमल भी ठीक होगा। तो देखें, ये कस्में वगैरह उठाना, आप इधर चले जाएं, अदालत में चले जाएं, आपको ये झूठी गवाही देने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई कितने पैसे लेगा, कोई कितने पैसे लेगा, वो झूठी गवाही दे देगा। तो भाई मैं गुजारिश ये है कि अमलों का दारोमदार होता है नीयतों पे। अगर नीयत बंदे की है ना कि उसने बेईमानी करनी है, धांधली करनी है, तो वो करेगा। आप उससे जो मर्ज़ी हल्फ ले लें, जो मर्ज़ी उसको उठवा दें, वो लाजमी बेईमानी करेगा। वो कभी भी अपनी इस अमल से जो है ना वो बाज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं करना, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ, मैंने एक दिन मुंह दिखाना है जाके अल्लाह को, मैं अपने सारे अमाल का, मेरा अमालनामा पेश किया जाएगा, मैं जवाबदेह हूँ, तो वो कभी भी नहीं करेगा। वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। समर इकबाल साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया। तो समर इकबाल साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि डस्का इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हल्फ लिया गया ताकि जो सिक्योरिटी थी उसको यकीनी बनाया जाए। तो क्या हमारे इदारों के पास जो आखिरी ऑप्शन था वो हल्फ ही बचा था कि वो हल्फ लेके ही सिक्योरिटी को यकीनी बनाए? तो इस हल्फ लेने के बाद किस कदर इकदाम बेहतर देखने को मिले आज? नहीं, अब जी आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो पहले भी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जितने भी इदारे वहाँ ऑफिसर नाम दे रहे थे, क्या उन्होंने अपने अपने इदारे में हलफ नहीं उठाए हुए थे? क्या जब भी कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वो गवर्नमेंट की जॉब को ज्वाइन करता है तो क्या वो वहाँ पे हल्फन इकरार नहीं करता कि मैं सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हल्फ लेना एक बहुत ही नामुनासिब बात है कि हमारे पास ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं है कि हमें आखिर पे आके हल्फ का ही सहारा लेना पड़ता है सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए? जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की गई है, जरूरत नहीं थी। या फिर आप देखेंगे जितना इन्होंने ये किया कि जी अभी रेंजर्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कर ली, तो क्या क्या इकदाम इन्होंने नहीं कर ये वाला इलेक्शन करवाने के लिए। तो आप जनरल इलेक्शन उठा के देख लें कि जितने मामलात इस एक हल्के के अंदर हुए जिसकी वजह से इन्होंने पूरे इलेक्शन के अंदर, पूरे हल्के के अंदर री इलेक्शन करवाया, ये आप आए दिन हुए रहते हैं। सिवाय एक बात को निकालने की कि जो बेगुनाह की जान गई, उसके अलावा जिस तरह की कोई लड़ाई झगड़े चलते रहे पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ये हमारे पास बदकिस्मती से ये जो निजाम हमारे इलेक्शन का है वहाँ पे ये चीजें नॉर्मल होती है, ये चलती रहती है। आप 2013 का जो जनरल इलेक्शन हुए थे उनके अंदर ये MA-75 के साथ ही जो दूसरा हल्का है MA-74 है, आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें कि वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ था। वहां पे सेम इसी तरह की पोजीशन हुई थी कि आप जिस तरह यहाँ पे पोलिंग एजेंट जो है वो लेट आए, वो फोक की वजह से था या कोई भी रीजन थी, ये तो फिर भी को 12 घंटे बाद या 18 घंटे के बाद मंजर आम पे आ गया, रास्ता हो गया इनसे। लेकिन आप उनकी हिस्ट्री डाल के देखें तो वो लोग 24 घंटे के भी बाद जाके आए थे। लेकिन उनके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपका मौकिफ सामने आ गया। जी नाज़रीन, दस्का इलेक्शन के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन से गुफ्तगू और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।